नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से और सबसे पहले बात कर लेते हैं धामी सरकार के 3 साल की। जी हां, रविवार को 3 साल पूरे हो गए धामी सरकार के, और इन 3 सालों में क्या कुछ काम किया सरकार ने, इसका पूरा रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री धामी ने जनता के सामने रखा। वहीं कल प्रदेश भर में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून में सम्मान समारोह में सीएम धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार जनता से किए हर वादे को पूरा कर रही है और राज्य के विकास के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को नंबर 1 बनाना है और इसी पर फोकस किया जा रहा है। परेड ग्राउंड में ही कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा कि कुछ ऐसे नेता भी हैं जो बोलने में सावधानी नहीं रखते, जिसकी वजह से प्रदेश में कभी जातिवाद और कभी क्षेत्रवाद की बातें सुनाई देती है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा बयान देता है तो वो राज्य आंदोलनकारी शहीदों की भावना के साथ अन्याय करता है और अपनी मातृभूमि के खिलाफ भी काम करता है। कुछ अराजक तत्व, कुछ ऐसे नेता जो बोलने में सावधानी नहीं रखते, उनके कारण प्रदेश में कभी कभी क्षेत्रवाद या जातिवाद की बातें सुनाई देती है। पर आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति यदि क्षेत्रवाद की बात करता है या जातिवाद की बात करता है तो न केवल उन आंदोलनकारियों के साथ अन्याय करता है जिन्होंने इस प्रदेश के निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, बल्कि वो अपनी मातृभूमि के खिलाफ भी कार्य करता है। इससे अधिक ऐसे लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सरकार के 3 साल के कार्यकाल का जश्न 22,000 उपनल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आया। स्थानीय ठेकेदारों और छात्रों के लिए भी धामी सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न अच्छी खबर लेकर आया है। क्या है वो खबरें, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 23 मार्च 2025 को धामी 2 सरकार के कामकाज के 3 साल पूरे होने पर राजधानी के परेड ग्राउंड में जश्न का माहौल था। रोड शो के साथ जैसे ही सीएम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, पब्लिक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सीएम ने मंच से सरकार के 3 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा तो 3 बड़ी घोषणाएं भी की, जिसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों, स्नातक डिग्री प्राप्त छात्रों को सरकार आर्थिक सहयोग देगी और उनके कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी और इसकी रूपरेखा तय करने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही उपनल कर्मियों और संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को रिक्त पदों के विपरीत समायोजन के लिए जल्द ठोस नीति तैयार की जाएगी। इसके साथ ही 10 करोड़ रुपए तक के सरकारी काम केवल प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे। विद्यार्थियों और स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी और रोजगारपरक कौशल सीखने के लिए राज्य सरकार न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उनके प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित मंच भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के नियम और नीति तय करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। राज्य में कार्यरत उपनल एवं संविदा कर्मी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों के अनुसार उन्हें नियमित किया जाए। उनकी इस न्याय संगत मांग की पूर्ति हेतु हम शीघ्र ही एक ठोस नीति तैयार करेंगे। प्रदेश में करीब 22,000 उपनल कर्मी हैं, जो सालों से संविदा पर विभागों में काम कर रहे हैं। ये 22,000 कर्मी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जैसे ही मंच से घोषणा की, इन 22,000 युवाओं के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी।
सुनिए क्या कह रहे हैं उपनल कर्मी। और मैं 3 साल बेमिसाल जो आज माननीय धागड़ धामी जी ने जो आज उपनल कर्मचारी 22,000 कर्मचारियों के हित में जो आज एक घोषणा की है, मैं उसका 22,000 कर्मचारियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और अब दुगनी जोश के साथ 22,000 कर्मचारी सरकार का जैसे पहले से कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे थे, अब दुगनी एनर्जी के साथ हम काम करेंगे। 22,000 कर्मचारियों की जो पीड़ा है, उनके परिवार की जो पीड़ा है, बच्चों की पढ़ाई का जो बोझ है, माँ बाप की दवाई का जो बोझ है, उसको समझा है मुख्यमंत्री जी ने। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि जो घोषणा है जल्दी इम्प्लीमेंट हो और जो हमारे 22,000 कर्मचारी हैं वो नियमित हों और उनका जो गुजर बसर है वो सम्मानजनक हो सके। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट कार्ड पेश करने के साथ ही भविष्य का रोड मैप भी जनता के सामने रखा। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार पूरे जोश और जज्बे के साथ राज्य के विकास में जुटी हुई है। इस मौके पर सीएम ने सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष बुकलेट का विमोचन भी किया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। प्रदेश भर में कार्यक्रम का दौर चला और इसी दौरान हल्द्वानी में हुए बहुउद्देशीय शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे। कोश्यारी ने इस दौरान सीएम धामी के नेतृत्व में हुए कामों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का उत्तराखंड बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं पिथौरागढ़ में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर रामलीला मैदान में जहां विभागों के स्टॉल्स लगाए गए, वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल लोगों को संबोधित भी किया। उनकी सरकार राज्य के विकास को लेकर पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रही है, ये बात कही। हल्द्वानी की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्राउंड में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट पहुंचे। वहीं राज्य सरकार के 3 साल के काम को ऐतिहासिक करार दिया उन्होंने भी। जो यहाँ के लोग तो यहाँ का भोजन का निरीक्षण किया, सबसे महंगा है कोई। तो 3 साल पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड रखा गया, अपनी उपलब्धियों का बखान किया गया, लेकिन अब जो आगे 2 साल बचे हैं, तो ऐसे में सरकार के सामने कौन कौन से बड़े चैलेंजेस हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। 3 बड़ी चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां कौन कौन सी है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आने वाले दिनों में धामी सरकार का फोकस उत्तराखंड में फिल्म सिटी बनाने पर रहने वाला है। दरअसल उत्तराखंड में तकरीबन 200 फिल्म की शूटिंग पाइपलाइन में है, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म से लेकर बॉलीवुड और साउथ के प्रोजेक्ट पर भी काम होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री मानते हैं कि देश दुनिया की नजर उत्तराखंड पर है और फिल्म बोर्ड बनाने की दिशा में भी काम करेंगे। इसके साथ ही सरकार की प्राथमिकता में उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना है और 2027 में हरिद्वार में होने वाला अर्धकुंभ का सफल आयोजन करना होगा। वो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली भारत सरकार का जो अवार्ड है वो भी हमको प्राप्त हुआ है और इतनी फिल्मों की शूटिंग हो रही है कि बड़ी संख्या में लोग और 200 के लगभग जो है फिल्मों की यहाँ शूटिंग हो रही है। और आने वाले समय में एक समय में जब देश के अनेक स्थान उनको फिल्म शूटिंग के लिए अच्छे डेस्टिनेशन जो थे, आज उत्तराखंड उसमें शामिल हो गया है। और शामिल ही नहीं हो गया है बल्कि जो फिल्म निर्माता है उनकी पहली पसंदीदा स्थान भी बनता जा रहा है। वहीं बॉलीवुड फिल्म में काम कर रहे उत्तराखंड के कलाकार भी मानते हैं कि बहुत जरूरी है कि उत्तराखंड में फिल्मों को लेकर एक सकारात्मक पहल हो, ताकि उत्तराखंड के लोगों को अपने ही प्रदेश में काम करने के मौके मिले। फिल्म सिटी होगी तो लोकल लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर कर तो रहे हैं लेकिन और ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा एक मजबूत हो जाए। जब किसी ब्रांड जैसा ठप्पा लग जाता है ब्रांड का, तो फिर वो छोटी चीज भी बड़ी दिखती है। तो मुझे लगता है फिल्म सिटी होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली सारी फिल्में यहाँ हो रही है अभी। राज्य सरकार ने पिछले 3 साल में जहां यूसीसी और नकल विरोधी कानून, लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर काम किया, वहीं अब सरकार की कोशिश फिल्म सिटी के साथ राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने पर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
धामी सरकार उपलब्धियां गिना रही है। गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने 3 साल पूरा होने पर शुभकामनाएं दी। बलूनी ने कहा कि ये सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल हैं। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में तेजी से विकास काम हो रहे हैं। सांसद बलूनी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के लोक कल्याणकारी नीतियों और आमजन के जीवन में खुशहाली लाने वाली योजनाओं के माध्यम से उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने का काम लगातार जारी है। पौड़ी से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का विरोध जताया गया। सरकार के 3 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में महेंद्र भट्ट पहुंचे थे। पौड़ी के रामलीला मैदान में सेवा, सुशासन और विकास कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की विरोध जताया। दरअसल महेंद्र भट्ट ने मंत्री प्रेमचंद के पहाड़ियों वाले बयान पर समर्थन दिया था, जिसे लेकर आज एक बार फिर विरोध देखने को मिला। कल की ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। विरोध कर रहे सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। विरोध के बावजूद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज 3 वर्ष पूर्ण हुआ। 4थे वर्ष में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री अगले वर्ष अभी नारायण तिवारी जी के बाद सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो एक कृति उत्तराखंड राज्य के अंदर बनेगी तो पुष्कर धामी जी की बनेगी। कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है और कांग्रेस राजनीति आज हमारे मुद्दों पर कर रही है और जनता उनको बार बार सबक सिखाती भी है। जब इशू नहीं होते हैं, अच्छे कार्य को जब दल विरोध करता है तो उसकी परिणति ऐसी होती है। नगर निगम के चुनाव में 11 में 10 जगह हम जीत गए, अनेकों पंचायतों में नगर पालिका में जीते हैं। और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए देहरादून से बस से पौड़ी जा रही राज्य आंदोलनकारी वीरा भंडारी का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोका। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जब शाम को वो पौड़ी पहुंची तब वीरा भंडारी ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ डीएम ऑफिस के बाहर धरना दिया। दुकानें बन रही है, सारे बाहर के लोगों ने यहाँ जो जमीन खरीद जो बन रखे वो फर्जी नहीं हुए, लेकिन आज जिन आंदोलनकारी ने आज वास्तव में ये उत्तराखंड बनाया उन भैया की केस फंसा। चारधाम यात्रा के लिए ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अब तक 6 लाख से ज्यादा यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। केदारनाथ के लिए 1,95,000 श्रद्धालुओं का पंजीकरण अब तक हो चुका है, जबकि बद्रीनाथ धाम के लिए 1,82,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। गंगोत्री के लिए 1,13,000 श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यमुनोत्री के लिए 1,10,000 यात्रियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। केदारनाथ धाम की यात्रा पर हर साल लाखों लोग आते हैं। इस बार धाम के कपाट आगामी 2 मई को खुलने वाले हैं और ऐसे में तैयारियां तेज की जा रही हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा नेटवर्क की सबसे बड़ी दिक्कत होती है इस दौरान, और ऐसे में जिला आपदा प्रबंधन रुद्रप्रयाग ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे पूरे पैदल मार्ग पर चप्पे चप्पे पर श्रद्धालुओं पर नजर रखी जा सके। साथ ही इस सिस्टम में जहां पहले केवल सीसीटीवी कैमरे के जरिए लोकेशन का पता चलता था, वहीं अब डेटा भी जोड़ दिया गया ताकि मोबाइल नेटवर्क ना हो वहां भी इस सिस्टम के जरिए श्रद्धालु नेट का इस्तेमाल कर सके और उनके मोबाइल नेटवर्क को लेकर कोई दिक्कत उन्हें ना हो। रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। सीधे रुख संदीप का। संदीप, किस तरह की तैयारी चल रही है? बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, लगभग 1.5 महीने का ही वक्त बाकी है यात्रा को शुरू होने में। जी बिल्कुल, अगर बात करें केदारनाथ यात्रा की तो काफी महत्वपूर्ण यात्रा ये होती है। और आप लगा लो अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसमें लगभग 2 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो यात्रा है शुरुआती चरण जो होता है, क्योंकि मई माह 2 तारीख को कपाट खुलने
केदारनाथ धाम के, और जो मई और जून की जो यात्रा होती है सबसे अधिक दबाव उस यात्रा का होता है और सबसे अधिक श्रद्धालु भी उस यात्रा में आते हैं। और जो सिस्टम की आप बात करें, जो जिला आपदा प्रबंधन रुद्रप्रयाग ने तैयार किया रहा एक सिस्टम, और ये रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से और पूरे केदारनाथ धाम तक एक जाल बिछाया गया है जिसमें एक नेटवर्किंग का, और इसमें डेटा भी इस बार दिया गया है क्योंकि कई बार जो पिछले विगत सालों में कई बार आपदाएं आई हैं और वहाँ नेटवर्क गायब हो जाता है। कई बार जो श्रद्धालु होते हैं उनको अपने घर तक संपर्क नहीं कर पाते और कई बार वो मिस हो जाते हैं। और इस तरीके की जो सूचनाएं अफवाहें फैलती है उसको दूर करने के लिए एक ऐसा सिस्टम प्रशासन ने और खासकर आपदा प्रबंधन ने तैयार किया है जिसमें नेटवर्क के साथ साथ आपको संचार की भी सुविधा मिलेगी। और अगर कहीं एयरटेल तमाम नेटवर्क बंद भी हो जाते हैं, इस नेटवर्क के जरिए आप अपने घर संपर्क कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं केदारनाथ यात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम ये जिला आपदा प्रबंधन का है। जी बिल्कुल, 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने सिर्फ केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, बाकी जगहों के लिए भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। नेटवर्क एक बहुत बड़ी समस्या रहती है यात्रा के दौरान, खासकर पैदल मार्ग पर नेटवर्क की दिक्कत ना हो, लोगों को मोबाइल कनेक्टिविटी उनकी बनी रहे, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि जो केदारनाथ की यात्रा और सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है गौरीकुंड से और केदारनाथ धाम की जो लगभग 16 से 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, उस पर कहीं ना कहीं उस बीच जो डिस्टेंस होती है उसमें कोई भी नेटवर्क वहाँ पे काम नहीं कर पाता। और यदि बारिश होती है या कोहरा लग जाता है या कहीं बर्फबारी होती है उसके बाद बिल्कुल नेटवर्क बंद हो जाते हैं। ऐसे प्रशासन ने जो एक सिस्टम तैयार किया, अपना नेटवर्क वहाँ पे बिछाया हुआ है और इसके लिए पूरे रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से और केदारनाथ धाम तक जगह जगह जो हाई एल्टीट्यूड वाले स्थान है चयनित करके वहाँ पे एक टावर खड़े किए गए हैं, उस पर पूरे वायरिंग की गई है और केदारनाथ तक पहुंचाई गई है। पहले ये लगभग 2-3-4 सालों से ये सिस्टम चल रहा था, लेकिन उसमें केवल कनेक्टिविटी मोबाइल के साथ ही केवल मोबाइल कनेक्ट हो पाते थे, लेकिन अब इन्होंने इसमें डेटा भी डाल दिया गया है। एयरटेल और जियो से डेटा इन्होंने खरीदा गया है, उसको इस सिस्टम में डाला गया है। धन्यवाद संदीप इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनकी सहूलियत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कुछ इस तरह की तैयारी इस बार 4 धाम यात्रा को लेकर की जा रही है। इधर लैंड जिहाद, थूक जिहाद और अवैध मदरसों पर हुई कार्रवाई का असर अब रमजान के दिनों पर दिखने लगा है। कभी बढ़ चढ़कर इफ्तार पार्टी का आयोजन करने वाले नेता अब पार्टियों से दूरी बनाते दिख रहे हैं। रमजान का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन इस बार नेताओं की इफ्तार पार्टी की रौनक गायब है। प्रदेश में जिस तरह से अवैध मदरसों से लेकर लैंड जिहाद पर कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है, उसके बाद इफ्तार पार्टी से नेताओं की दूरी दिखने लगी है। कांग्रेस के जो नेता कभी इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करवाया करते थे, उनकी पार्टियों का अभी तक कोई अता पता नहीं। वहीं बीजेपी के मुस्लिम नेता तो खुद ही मानने लगे हैं कि मुसलमान नहीं चाह रहा कि कोई पार्टी हो। डर बैठ गया। जो पॉलिटिकल लीडर्स इस काम को करते थे उनके अंदर एक दहशत का वातावरण है कि भाई अगर कहीं रोजा इफ्तार का पार्टी करेंगे तो कहीं मुसलमान परस्त होने का या तुष्टीकरण का हमारे ऊपर तगबाना लग जाए। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है और इसको जारी रहना चाहिए। डरी हुई, घबराई हुई, सहमी हुई कांग्रेस अब हिम्मत नहीं कर पा रही है। उसको लगता है कि वो जो तुष्टीकरण की राजनीति, गले में साफा डाल के, सर पे टोपी लगा के और जिस तरह से कांग्रेसी जाते थे और उनको लगता था कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर लेते हैं, अब उन्हें घबराहट होने लगी है कि ज़्यादा करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि हिंदू वोट नाराज़ हो जाएगा। तो तुष्टीकरण की राजनीति जो पहले करते थे वही अपीजमेंट पॉलिटिक्स, उनका पहले भी ये धोखा था, आज भी धोखा है। वो जिसके साथ हैं उसके साथ ईमानदारी से नहीं है। मुस्लिम संगठन मानता है कि उन्हें नहीं चाहिए कि कोई पार्टी हो, घर पर ही इफ्तारी अपनों के बीच करना उन्हें ठीक लग रहा है। देख रहे हैं कि जो हमारी पार्टियां हैं वो अब इनमें हिंदू मुस्लिम जो देश के अंदर चल रहा है, इस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से वो दूर होते जा रहे हैं। मुस्लिम समाज को बिल्कुल अछूत सा बना दिया है। यानी साफ है कि मुस्लिम वोट बैंक को जो पार्टियां कभी इनकैश किया करती थी, वो अब समझ गई हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह ही सत्ता तक पहुंचा सकती है। इसलिए इफ्तार पार्टी से दूरी इसी रमजान के मौके पर दिखने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी। देहरादून में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने यूसीसी की तारीफ की और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करना ठीक नहीं है और हम दो हमारे दो का नारा बिल्कुल सही है। इससे मुझे लगता है कि पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है, इसीलिए हम दो हमारे दो ये जो नारा दे दिया है, उसी तरह फैमिली प्लानिंग होना चाहिए। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि पुराने जमाने में
हिंदू समाज के लोगों को 14 बच्चे, 15 बच्चे, 16 बच्चे, इतने बच्चे होते थे, मतलब पहले के जमाने में अपने हिंदू समाज में भी। इसीलिए मुस्लिम समाज को खाली शादी करने की परमिशन है, लेकिन हर मुस्लिम के यहाँ 2-3 औरत एक शादी होती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे कोई अपवादात्मक लोग होंगे, लेकिन मुस्लिम समाज के भी ध्यान में आया कि भाई ज्यादा बच्चे पैदा करना ठीक नहीं। देहरादून में डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ सीमाओं की सुरक्षा जैसे कई गंभीर मुद्दों पर बात हुई और भविष्य की चुनौतियों को लेकर भी चर्चा की गई। डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल में विशेषज्ञों ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा केवल सैन्य तैनाती तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वहां के विकास की भी जरूरत है ताकि स्थानीय समुदायों को भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा जा सके। नॉर्थ ग्लेशियर ऑफ सुरक्षा के पंजाब। देखा जाए कि इसमें हम कितना % हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट कर सके, ये बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। क्योंकि हमने देखा है कि आज के जो युद्ध होते हैं वो कभी कभी लंबे समय के लिए चलते हैं। हम अपने इलाके को डेवलप करें, हम मजबूती से यहाँ रहे, हिंदुस्तान इतना सक्षम है कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, और यही है कि इस इलाके को डेवलप किया जाए, पर्टिकुलरली जो बॉर्डर एरिया है। तरीके का एक अलग फेस्टिवल है लिटरेचर का। इसके अंदर हमने फौज के सारे अंगों को जोड़ने की कोशिश करी है, जैसे कि आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, पैरामिलिट्री हो गई, तो सबका ऊपर जो है सेशंस हमने अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किए थे। सौंदर्यीकरण के नाम पर नैनीताल शहर में करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन फिर भी नैनी झील की हालत खस्ता ही है। लगातार सीवर का पानी जाने की वजह से झील की सेहत बिगड़ रही है, तो एनजीटी और हाईकोर्ट के निर्देशों का भी कोई पालन नहीं हो रहा। नैनीताल की ये झील संकट के दौर में है। लगातार नालों से जा रहे सीवर ने झील की सेहत खराब कर दी है, तो पानी की गुणवत्ता भी चिंता में डालने लगी है। हालात ये है कि शहर के चारों ओर से सीवर का पानी झील में जा रहा है और पानी की पारदर्शिता में 25 सेंटीमीटर तक कमी आ गई है और झील के पानी में प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है। हालांकि झील में गंदगी रोकने के लिए हाईकोर्ट से लेकर एनजीटी ने तमाम निर्देश दिए, लेकिन हालात सुधर नहीं रहे, जिससे शहर के लोगों में भी टेंशन बनी हुई है। उसमें एनजीटी ने इधर को राज्य सरकार को कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, उस दिशा निर्देशों पर राज्य सरकार अभी भी कार्य नहीं कर रही है। जहाँ तक सवाल रहा नैनी झील का, नैनी झील के जो धमनियाँ हैं वो हमारे जो नैनीताल के चारों नाले, छोटे बड़े नाले हैं, ये बहते हैं, ये उसकी धमनियाँ हैं। गौरतलब है कि झील पर पर्यटन का दबाव है, तो नैनीताल की आबादी के लिए भी नैनी झील से पानी की आपूर्ति पूरी होती है। वहीं कुछ महीनों से लगातार खराब हो रहे वाटर क्वालिटी पर विशेषज्ञों ने भी सैंपल लेकर जांच जरूरी बता दी है। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम हो रही है, जिसको 1.5 मीटर पहले मिल रही थी, वो आज 1.2 मीटर, 1.15 मीटर के करीब मिली है, तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम हुई है। मुख्यमंत्री घोषणा पे पेयजल निगम भीमताल द्वारा इस पे डीपीआर तैयार की गई थी। नैनीताल के विभिन्न क्षेत्रों पर जहाँ पर 30 साल से 40 साल पुरानी लाइनें हैं एवं आबादी काफ़ी अधिक बढ़ चुकी है, वहाँ पर के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था पेयजल निगम ने 109 करोड़ का। ऐसा नहीं है कि सीवर लाइन पर काम नहीं हुआ, तो पिछले कुछ सालों में करोड़ों खर्च कर सीवर पर काम जरूर हुआ है और झील में सीवर को जाने से रोकने के लिए योजना भी तैयार की गई, लेकिन अब भी आधी अधूरी योजनाएं फाइलों में कैद है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।